गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता। ये बिहार स्टेट का दोस्तों ये अनिवार्य विषय है दोस्तों, जो कि दोस्तों आपका 50 क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और यह सेशन दोस्तों आपके आगामी जो भी स्टेट का परीक्षा होने वाला है दोस्तों, उस एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। सेशन को आप लोग एक बार जरूर विजिट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह सेशन आपके स्टेट जुलाई में जो होगा दोस्तों, उसमें जो ये पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों पेपर के लिए जो पूछा जाता है दोस्तों, ये 30 मार्क का ये आर्ट ऑफ टीचिंग है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों जीएस से क्वेश्चन रहता है और कुछ मैथ रीजनिंग से रहता है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यह टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों A to Z। तो देखिए दोस्तों, आज जो दोस्तों हम लोग करेंगे, देखिए दोस्तों अभी तक में हमारा यहाँ तक क्या बोलते हैं 6 सितंबर तक ये सब कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आप लोगों को इसी चैनल पे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। आज हम लोग करने वाले दोस्तों 5 सितंबर 2023 का क्वेश्चन दोस्तों, 5 सितंबर 2023 का। तो देखिए दोस्तों, ये रहा दोस्तों 5 सितंबर 2023। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण में स्वतंत्र चर है। शिक्षण में स्वतंत्र चर क्या है दोस्तों? ये शिक्षक। शिक्षक एक शिक्षण में स्वतंत्र चर है दोस्तों। ये सामग्री नहीं है, न शिक्षार्थी न शिक्षण विधि। सॉल्यूशन देखिए इसका, अध्यापक अथवा शिक्षक ही स्वतंत्र चर है। शिक्षण की प्रक्रिया को वही नियोजित करता है, वह इसे अपने नियंत्रण में रखकर विद्यार्थियों के व्यवहार में निरंतर परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। विद्यार्थी अध्यापक द्वारा बताए गए आदेशों को मानकर उनका पालन करते हैं, क्योंकि समुचित शिक्षण प्रक्रिया अध्यापक के नियंत्रण में रहती है, इसलिए इसे स्वतंत्र चर कहा गया है। जबकि विद्यार्थी को आश्रित चर कहा जाता है और पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, शिक्षण साधन तथा शिक्षण विधियों को मध्यस्थ चर की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है। शिक्षण का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी देखिए, शिक्षण को मनोरंजन बनाना। शिक्षण का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू क्या है? यह है शिक्षण को मनोरंजन बनाना। सॉल्यूशन देखिए इसका, शिक्षण को आनंददायक तथा रोचक बनाना शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को विभिन्न शिक्षण गतिविधियों का आयोजन से और कक्षा में नवीन शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करके अधिक सुखद और प्राप्य बनाने के लिए यह शिक्षण का चुनौतीपूर्ण कार्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किसके आधार पर किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी से, सीखने के परिणाम के आधार पर किया जाता है। शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन सीखने के परिणाम के आधार पर किया जाता है। सॉल्यूशन देखिए, शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए अधिगम के परिणाम सबसे उपयुक्त मानदंड है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। आवधिक यह शिक्षकों और शिक्षार्थियों को शिक्षण और अधिगम में सुधार करने में मदद करता है। शिक्षण प्रभावशीलता से तात्पर्य शिक्षकों के शिक्षण क्रियाकलापों को सुचारू एवं प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्देश्य के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण। उद्देश्य के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण क्या है? उद्देश्य के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए दोस्तों डी सही होगा दोस्तों, सभी होगा दोस्तों, इनमें से सभी होगा। उद्देश्य के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण होगा, विषय के विशिष्ट उद्देश्यों को जानना होगा, योजना के समय पर क्रियान्वित करना होगा और गतिविधि तय करना होगा दोस्तों। विषय के विशिष्ट उद्देश्यों को जानना, योजना के समय पर क्रियान्वित करना और गतिविधि तय करना, ये सभी होगा दोस्तों, उपयुक्त में से सभी होगा। उद्देश्य के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका दोस्तों, शिक्षक का दृष्टिकोण उद्देश्य के प्रति, विषय के प्रति विशिष्ट उद्देश्य को जानना है, योजना को समय पर क्रियान्वित करता है और गतिविधियां तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लूम की टैक्सोनॉमी मूल रूप से प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? तो ये 1956 ईस्वी में थी। ब्लूम की टैक्सोनॉमी मूल रूप से प्रकाशित हुई थी कब? 1956 ईस्वी में थी। सॉल्यूशन देखिए इसका, ब्लूम की वर्गीकरण शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है। ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में बनाया गया था। इस उद्देश्यों को 3 पक्ष में विभाजित किया गया था, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और साइकोमोटर क्रिया आधारित। देखिए दोस्तों, सृजन, मूल्यांकन, विश्लेषण, लागू, समझ, ज्ञान, ब्लूम का वर्गीकरण है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिखाओ और बताओ का संबंध किस चीज़ से? तो ये प्रदर्शन विधि से है। दिखाओ और बताओ का संबंध है प्रदर्शन विधि से। सॉल्यूशन देखिए इसका, प्रदर्शन विधि में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जाता है। प्रदर्शन प्रायः तब होता है
जब विद्यार्थी सिद्धांतों को वास्तविक परिदृश्य से नहीं जोड़ पाते हैं अथवा जब छात्र सिद्धांतों के अनुप्रयोगों को समझने में असमर्थ होते हैं तो यह एक शिक्षक केंद्रित विधि है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण की निगमनात्मक विधि। शिक्षण की निगमनात्मक विधि क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका ए सही होगा। शिक्षण की निगमनात्मक विधि है दोस्तों परंपरागत दृष्टिकोण। शिक्षण की निगमनात्मक विधि क्या है दोस्तों? तो परंपरागत दृष्टिकोण है निगमनात्मक विधि। सॉल्यूशन देखिए इसका, निगमनात्मक शिक्षण एक पारंपरिक दृष्टिकोण है जिसमें लक्ष्य, भाषा और नियमों के बारे में जानकारी कक्षा की शुरुआत में दी जाती है और उदाहरणों के साथ जारी रखी जाती है। इस दृष्टिकोण के सिद्धांतों का उपयोग आमतौर पर उन कक्षाओं में किया जाता है जहां मुख्य लक्ष्य व्याकरण संरचना को पढ़ाना है दोस्तों। तो शिक्षण की निगमनात्मक विधि क्या है दोस्तों? तो ये प्रायोगिक दृष्टिकोण क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सही है, परंपरागत दृष्टिकोण है। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक पद्धति। ह्यूरिस्टिक पद्धति क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, आर्मस्ट्रांग की दोस्तों। ह्यूरिस्टिक पद्धति दोस्तों ये आर्मस्ट्रांग की देन है दोस्तों, आर्मस्ट्रांग की देन है दोस्तों ह्यूरिस्टिक पद्धति। सॉल्यूशन देखिए इसका, H.E. आर्मस्ट्रांग ने अनुमानी पद्धति की शुरुआत की। अनुमानी पद्धति से तात्पर्य समस्या का सबसे अच्छा समाधान तेजी से, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निर्धारित करने से है। यह स्व अध्ययन, स्व शिक्षण, अनुसंधान और अन्वेषण के माध्यम से ज्ञान के अधिग्रहण में सहायता करती है। इस प्रकार यह एक समस्या समाधान पद्धति है जो छात्रों को जांच और शोध के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट देखिए, एक अच्छी पाठ्य योजना की विशेषता क्या है? तो ये उपयुक्त सभी होगा। कक्षा का स्तर, लक्ष्य हासिल करना और पाठ की लंबाई, ये उपयुक्त सभी दोस्तों पाठ्य योजना की विशेषता है। सॉल्यूशन देखिए, पाठ्य योजना प्रत्येक कक्षा की अवधि का पालन करने के लिए विस्तृत रूपरेखा प्रदान करके शिक्षकों को कक्षा में अधिक प्रभावी बनाने में मदद करती है। एक आदर्श पाठ्य योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं दोस्तों, जैसे कि देखिए, कक्षा का स्तर, पाठ की लंबाई, उद्देश्य, मान्यता है। कक्षा का स्तर, पाठ की लंबाई, उद्देश्य और मान्यता है। सॉल्यूशन देखिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5E मॉडल में निम्न में से कौन सा एक शामिल है? 5E मॉडल में देखिए दोस्तों, परीक्षण करना, सहजता और खुदाई, अन्वेषण करना दोस्तों, ये 5E मॉडल में से एक शामिल है दोस्तों। 5E मॉडल में अन्वेषण करना। सॉल्यूशन देखिए इसका, 5E लर्निंग मॉडल। 5E लर्निंग मॉडल 5 चरणों पर आधारित एक निर्देशात्मक मॉडल है। इन चरणों में संलग्न होना, अन्वेषण करना, स्पष्टीकरण, विस्तारण और मूल्यांकन है। इन चरणों के माध्यम से छात्रों को समय के साथ एक अवधारणा को समझने की अनुमति देने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। शिक्षण का यह रचनावादी मॉडल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है, अतः विकल्प डी अन्वेषण 5E मॉडल का एक चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में ये सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में। सॉल्यूशन देखिए इसका, सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण प्रशिक्षण तकनीक है जो शिक्षकों को शिक्षण कौशल के रूप में बुलाए जाने वाले विभिन्न सरल कार्यों में सुधार करके शिक्षण कौशल का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करती है। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण कौशल, पाठ्यवस्तु तथा कक्षा अनुशासन आदि कक्षा के हर पक्ष को सरल एवं सुगम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रमादेशित अनुदेशन में पाठ्यक्रम सामग्री का क्रम है, क्या है? ये मनोवैज्ञानिक। देखिए, क्रमादेशित अनुदेशन में पाठ्यक्रम सामग्री का क्रम क्या है? तो मनोवैज्ञानिक है। सॉल्यूशन देखिए, क्रमादेशित अनुदेशन वो अध्ययन है जिसमें पाठ्य सामग्री को एक श्रृंखला में छोटे छोटे चरणों में विभाजित किया जाता है और उसे क्रम में छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में छात्रों को उनकी प्रगति के ज्ञान के माध्यम से पोषित किया जाता है। स्टाफेल के अनुसार ज्ञान के छोटे छोटे टुकड़ों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने और उसकी पूरी प्रक्रिया को क्रमादेशित निर्देश कहा जाता है। इस प्रकार क्रमादेशित अनुदेशन में पाठ्यक्रम सामग्री का क्रम मनोवैज्ञानिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद शिक्षक को ब्लैक बोर्ड साफ करना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है। सॉल्यूशन देखिए इसका, कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद शिक्षक को कक्षा से बाहर निकलते समय ब्लैक बोर्ड से श्यामपट्ट को साफ करना चाहिए, क्योंकि यदि ब्लैक बोर्ड साफ नहीं है और अगले शिक्षक कक्षा में आते हैं तो छात्र कक्षा पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि वे स्वयं विचलित रहेंगे। ये कक्षा प्रबंधन की वे गतिविधियाँ जिनका शिक्षक को कक्षा में शिक्षण के समय पालन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने की सक्षमता को कहा जाता है। पढ़ने की सक्षमता को क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया कहा जाता है। देखिए, डिसलेक्सिया समान अधिगम अक्षमता है जो पढ़ने में समस्याओं से संबंधित है, क्योंकि यह शिक्षार्थियों को वर्णमाला
के समान आकार और ध्वनि को से भ्रमित करती है, अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, व्याख्या करने और समझने में असमर्थ बनाती है। डिस्ग्राफिया लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है। डिस्कलेक्सिया गणितीय गणना करने की क्षमता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा कक्ष प्रक्रिया में कौन से घटक शामिल नहीं होते हैं? कक्षा कक्ष प्रक्रिया में कौन से घटक शामिल नहीं होते? दोस्तों देखिए, अपेक्षित सीखने का परिणाम गलत है, विद्यार्थी के सीखने का आकलन ये भी नहीं होगा, शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन यही सही होगा। दोस्तों कक्षा कक्ष प्रक्रिया में कौन से घटक शामिल नहीं होते हैं दोस्तों? तो ये शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन यही दोस्तों शामिल नहीं होता। बाद बाकी ये हमारा अपेक्षित सीखने का परिणाम, विद्यार्थी सीखने का आकलन ये दोनों शामिल होता है। दोस्तों ये दोनों सही है, ये शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन ये गलत है। सॉल्यूशन देखिए, शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन कक्षा प्रक्रियाओं में शामिल नहीं है। मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, सहायक सामग्री आदि में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। अध्यापक को अपनी कमी ज्ञात हो जाती है, जिससे वो अपने शिक्षण को अधिक सुसंगठित बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तकालय में काम करने वाले व्यक्ति को बुलाया जाता है। पुस्तकालय में काम करने वाले व्यक्ति को बुलाया जाता है, तो इसे लाइब्रेरियन बुलाया जाता है। दोस्तों पुस्तकालय में काम करने वाले व्यक्ति को लाइब्रेरियन, ठीक है दोस्तों, लाइब्रेरी पुस्तकालय में काम करने वाले व्यक्ति को लाइब्रेरियन कहा जाता है। लाइब्रेरियन पुस्तकों के संग्रह का प्रबंधन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को पुस्तकों की जरूरत होती है। बच्चों को पुस्तकों की जरूरत होती है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने के लिए और अपने आप को समझने के लिए। बच्चों को पुस्तकों की ज़रूरत होती है आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने के लिए और अपने आप को समझने के लिए। ये बच्चों को पुस्तकों की ज़रूरत होती है। सॉल्यूशन देखिए इसका, बच्चों को किताबें पढ़नी चाहिए जिससे उनकी आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित हो सके तथा खुद को समझ सके। पुस्तकें मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। वे न केवल हमें ज्ञान और जानकारी देती है, बल्कि हमें समझाती है कि हम अपनी कैसे जीना चाहते हैं और कैसे समाज में अपना कर्तव्य से निभाना चाहते हैं। नेक्स्ट है, छात्रों में अधिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक स्वयं इनका अभ्यास करें। छात्रों में अधिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक स्वयं इनका अभ्यास करें। सॉल्यूशन देखिए, छात्रों के बीच नैतिक मूल्यों को अधिक प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक स्वयं उनका अभ्यास करता है। नैतिक मूल्य समान दिशा निर्देश प्रदान करते हैं जिसके द्वारा कोई सही और गलत के बीच न्याय कर सकता है। नेक्स्ट है, वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो, ऑप्शन नंबर सी देखिए, छात्रों को उनकी समस्या हल करने में मदद करें। अच्छे ग्रेड प्रदान करिए, गलत दोस्तों। अतिरिक्त ट्यूशन शुल्क के साथ ये गलत है। तो छात्रों को उनकी समस्या हल करने में मदद करें। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो छात्रों को उनकी समस्या हल करने में मदद करें। शिक्षकों का समृद्ध ज्ञान और सौहार्दपूर्ण व्यक्तित्व सामंजस्यपूर्ण संबंधों का आधार है। शिक्षक छात्रों के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक होते हैं। एक शिक्षक द्वारा किसी भी संदर्भ में एक अच्छा मित्रवत वातावरण आसानी से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी छात्रा को कठोर दंड क्यों नहीं दी जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए देखिए, छात्रों में अपनी पढ़ाई, शिक्षक और संस्थानों के प्रति नकारात्मक रवैया विकसित हो सकता है दोस्तों। अगर दंड दिया जाता है तो दोस्तों वह शिक्षक से झगड़ा कर सकती है, गलत है। माता पिता शिक्षक के बारे में शिकायत, ये गलत है दोस्तों, ये नंबर सही होगा। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, कठोर दंड के परिणाम स्वरूप छात्र अपने अध्ययन, शिक्षण और संस्थान के प्रति एक नकारात्मक धारणा बना सकते हैं। कठोर दंड के कारण छात्रों की प्रतिक्रिया में पाठ के दौरान एकाग्रता की कमी, पढ़ने लिखने में कठिनाई, गणितीय प्रश्नों को हल करने और स्कूल से भागना आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीसीई का अर्थ है। सीसीई का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर देखिए इसका, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सीसीई का अर्थ है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए दोस्तों, सीसी का अर्थ है सतत तथा व्यापक अधिगम और मूल्यांकन। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग एंड इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन निरंतर एवं नियमित चलने वाली प्रक्रिया है जो कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलती है। अर्थात सीखना, सिखाना एवं मूल्यांकन दोनों साथ साथ चलते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन, सीसी का मुख्य उद्देश्य स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चे के हर पहलू का मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट है, निदानात्मक परीक्षण का उपयोग होता है। निदानात्मक परीक्षण का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर देखिए, विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए। विद्यार्थियों की कठिनाइयों का पहचान करने के लिए निदानात्मक परीक्षण का उपयोग होता है। निदानात्मक परीक्षण का उपयोग होता है दोस्तों, विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए होता है दोस्तों।
सोल्यूशन देखिए इसका, निदानात्मक परीक्षण का अर्थ है बालक की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को पहचानना। कठिनाइयों को पहचानने के बाद इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण का कार्य अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या में कमी लाना है। कि निदानात्मक परीक्षण का उपयोग होता है निदानात्मक विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ये देखिए, विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, यही योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य किसी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के अंत में किसी छात्र या छात्रों के समूह की समग्र उपलब्धि को मापना है। यह शिक्षकों, स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को उनकी शिक्षण विधियों और पाठ्यक्रम डिजाइन की सफलता के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। इस प्रकार के आकलन का उद्देश्य छात्रों का वर्गीकरण और प्रोन्नति है, अतः विकल्प यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्य चर्चा विकास किस पर आधारित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा दोस्तों। दार्शनिक आधार पे, राजनीतिक आधार पर और मनोवैज्ञानिक आधार पर, तीनों आधार पे सही है दोस्तों। नेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए इसका, पाठ्य चर्चा शिक्षा का आधार है। पाठ्य चर्चा द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। यह एक ऐसा साधन है जो छात्र तथा अध्यापक को जोड़ता है। अध्यापक पाठ्य चर्चा के माध्यम से छात्रों के मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक विकास के लिए प्रयास करता है, अतः विकल्प डी सही है। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें सीखने की सामग्री का अनुभव और सीखने की गतिविधि शामिल है दोस्तों पाठ्य चर्चा में। इसमें सीखने की सामग्री और अनुभव और सीखने की गतिविधि शामिल है दोस्तों पाठ्य चर्चा में। पाठ्यक्रम में नहीं होगा, असाइनमेंट में नहीं होगा, पाठ्य चर्चा में दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, पाठ्य चर्चा सीखने का अनुभव और सीखने की गतिविधि शामिल है। इस प्रकार पाठ्य चर्चा का अर्थ हुआ पढ़ने योग्य, सीखने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य, सिखाने योग्य विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण करना। एक पाठ्य चर्चा का उद्देश्य मानव में सभी योग्यताओं का विकास करना है, जिनमें बौद्धिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक एवं नैतिक योग्यताओं को एकीकृत ढंग से विकसित करना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक आदर्श विद्यालय ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों, सबके लिए शिक्षा में स्थापित किया जाता है दोस्तों। एक आदर्श विद्यालय सबके लिए शिक्षा में स्थापित किया जाता है। सोल्यूशन देखिए दोस्तों इसका, एक आदर्श विद्यालय की स्थापना प्राकृतिक क्षेत्र में की जाती है। आदर्श विद्यालय में सभी छात्रों के लिए सुरक्षित, प्रोत्साहित करने वाले शैक्षिक वातावरण में सीखने एवं अलग अनुभव प्रदान करने वाली अच्छी ढांचागत व्यवस्था एवं समुचित संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही गई है। स्कूलों में विशाल कक्षाएं, उचित डेस्क, बोर्ड, अलमारी आदि होने चाहिए। बच्चों की शिक्षा के लिए पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षण के अधिकार का अर्थ है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देखिए, 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। शिक्षण के अधिकार का अर्थ क्या है दोस्तों? तो 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है दोस्तों शिक्षण का अधिकार। सॉल्यूशन देखिए इसका दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के 1 के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निर्धारित कानून के तहत निःशुल्क और शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिस अधिकार की गारंटी दी गई वह है दोस्तों 6 से 14 आयु के बीच के प्रत्येक बच्चे को दोनों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। थर्ड पड़ोस के स्कूल में, और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा वो भी पड़ोस के स्कूल में, और प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रदान किया जाने वाला अधिकार है। नेक्स्ट है, जब छात्रों को किसी समूह में किसी विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तो अधिगम का वक्र में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये बढ़ता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, जब छात्रों को समूह में एक समस्या पर परिचर्चा करने का अवसर दिया जाता है तो उनके अधिगम का वक्र बेहतर होता है, क्योंकि परिचर्या एक शिक्षण पद्धति है जिस पर जोर देकर सार्थक अधिगम की सुविधा मिलती है, अतः विकल्प सी सही है। नेक्स्ट है, लिंगुआ फोन किसका उदाहरण दोस्तों? ये है सर्व सहायता का दोस्तों। ये लिंगुआ फोन सर्व सहायता का उदाहरण है। सोल्यूशन देखिए इसका, लिंगुआ फोन एक सर्व उपकरण है। सर्व उपकरण का अर्थ है ऐसी अधिगम सहायक सामग्री जिसमें केवल कानों का प्रयोग करके शिक्षण को सहज बनाया जाता है। उदाहरण मौखिक प्रश्नोत्तर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, भाषा प्रयोगशाला, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ग्रामोफोन आदि। दृश्य उपकरण में देखिए मॉडल, चित्र, पोस्टर, अखबार, सैमपट, मानचित्र, चार्ट, ग्राफ आदि। सर्व में हो गया दृश्य उपकरण, चलचित्र, दूरदर्शन, ड्रामा, कठपुतली, टेलीविजन, कंप्यूटर आदि। सर्व में ये हो गया सुनने वाला, दृश्य में देखने वाला। और उसके बाद हो गया लिंगुआफोन, उदाहरण मौखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
करके सीखना क्या है? ये प्रायोगिक ज्ञान है दोस्तों, ये करके सीखना प्रायोगिक ज्ञान है। सॉल्यूशन देखिए इसका, करके सीखना वह प्रक्रिया होती है जिससे लोग अपने अनुभवों को महसूस करते हैं, विशेष रूप से उन अनुभवों को जिससे वह सक्रिय रूप से चीज़ों को बनाने और दुनिया की खोज में संलग्न होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, 18 से 20 के दशक में अंग्रेजी के खिलाफ व्यापक विद्रोह हुए। 18 से 20 के दशक में अंग्रेजी के खिलाफ व्यापक विद्रोह हुए। निम्नलिखित में से किसी ने 18 से 20 के दशक में विद्रोह नहीं किया था? देखिए दोस्तों, संथाल विद्रोह नहीं किया था, अहोम विद्रोह हुआ था, पागलपंथी विद्रोह हुआ था, ये रामोसी विद्रोह हुआ था। ये संथाल का जनजातीय विद्रोह 1855-56 में हुआ। इसके नेता सिद्धू और कान्हो थे। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था, पागलपंथी विद्रोह 1813 में हुआ था और रामोसी विद्रोह 1822 में हुआ था। नेक्स्ट है, यदि अरुणाचल प्रदेश के तिराप में सूर्य सुबह 5 बजे उगता है तो गुजरात के कांडला में सूर्य कब उगेगा? देखिए दोस्तों, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की देशांतरीय स्थिति जो है दोस्तों, गुजरात का है 68 डिग्री ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश का 97 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, अब देखिए, दोनों स्थान के मध्य अंतर लगभग 30 डिग्री है। दोनों अंतर करीब 30 डिग्री होगा और एक देशांतर पूर्व से पश्चिम जाने पर 4 मिनट की वृद्धि होती है। पूर्व से पश्चिम अगर जाएंगे तब 4 डिग्री की वृद्धि होगी। अतः अगर मतलब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे होता है तो कांडला गुजरात में सूर्योदय 7 बजे होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखिए, किसी भारतीय कंपनी में एक निदेशक द्वारा अधिकतम निवेश कितना है? कि 10% है। देखिए दोस्तों, सेबी के नियमों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI को एक कंपनी में अधिकतम 10% शेयर की अनुमति है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, अनुग्रह नारायण सिंह था, जयप्रकाश नारायण। ये दोस्तों, इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो है जयप्रकाश नारायण, यहाँ पे ये नहीं होगा दोस्तों। JB कृपलानी होगा, अनुराग नारायण सिंह होगा, अनुराग नारायण सिंह और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब होगा दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों इसका एक बार, बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया। चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ करने के 2 प्रमुख कारण थे, तकावी ऋण और त्रिकठिया व्यवस्था। बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया। चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ करने के 2 प्रमुख कारण थे, तकावी ऋण और त्रिकठिया व्यवस्था। 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ में इस अवस्थिति से गांधी जी को अवगत कराया। इस सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी ब्रज किशोर, अनुग्रह नारायण सिंह और राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, JB कृपलानी आदि इसके सहयोगी थे। जयप्रकाश नारायण चंपारण सत्याग्रह में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व भारती विश्वविद्यालय। विश्व भारती विश्वविद्यालय को हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है दोस्तों? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। सॉल्यूशन देखिए, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। यह पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है। नेक्स्ट है, वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, यह आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर की भविष्यवाणी करता है दोस्तों। वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर की भविष्यवाणी करता है दोस्तों, यही कथन सत्य है। सॉल्यूशन देखिए इसका, वायु गुणवत्ता सूचकांक हवा की गुणवत्ता के लिए 1 नंबर 1 रंग 1 विवरण की रूपरेखा के साथ 2014 में शुरू किया गया था। वायु गुणवत्ता के माप 8 प्रदूषकों पर आधारित है। पार्टिकुलेट मैटर PM10, पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO2, ओजोन O3, अमोनिया NH3 और लेड PB। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ठोस अपशिष्ट को निपटाने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी और सबसे आम विधि है? तो ये है लैंडफिल। निम्नलिखित में से कौन ठोस अपशिष्ट को निपटाने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी और सबसे आम विधि है? तो ये लैंडफिल है। लैंडफिल साइट अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के लिए एक साइट है। लैंडफिल अपशिष्ट निपटान का सबसे पुराना और सबसे आम रूप है। नेक्स्ट, वनों की कटाई से आमतौर पर किसमें कमी आती है? वनों की कटाई से आमतौर पर किसमें कमी आती है? ग्लोबल वार्मिंग, वर्षा, मिट्टी का कटाव और सूखा। देखिए, वर्षा में कमी आती है। ऑप्शन नंबर डी सही। निर्वनीकरण, वन जंगल के अलावा किसी अन्य कार्य हेतु स्थान जगह प्राप्त करने के लिए पेड़ों को अस्थायी रूप से काटना, हटाना, वनों की कटाई, कैनोपी
पर जलवाष्प के उत्पादन के तरीके को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें वर्षा कम होगी। नेक्स्ट है UNFCCC से तात्पर्य है, देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। रियो पृथ्वी सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क होगा, याद रखिएगा, काउंसिल नहीं कन्वेंशन होगा, ठीक है। देखिए रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में पर्यावरण की रक्षा के लिए एक व्यापक संधि पर सहमति बनी, जिसे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या UNFCCC कहा जाता है। नेक्स्ट है, कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली वनस्पति के प्रकार का नाम बताइए। ये ऑप्शन नंबर सी शीतोष्ण वनस्पति होगा कश्मीर घाटी में। सोल्यूशन फ्रेंड्स, भारत में समशीतोष्ण वन कश्मीर घाटी, पूर्वी मध्य हिमालय के मध्य और ऊपरी हिस्सों पर तथा अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में पाए जाते हैं। देश के कुल वन क्षेत्र का 6.50% हिस्सा समशीतोष्ण वन है। अब नेक्स्ट देखिए, यदि किसी वर्ग की भुजा 7 मीटर है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का भुजा 7 मीटर, क्षेत्रफल क्या होगा 7 का स्क्वायर, 749 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट देखिए, 10,101 पर 3 वर्षों के लिए 9% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 10,000 इतना रुपया है दोस्तों, इस रुपया पे बोल रहा 3 वर्षों के लिए, समय 3 वर्ष है और रेट है 9% प्रतिवर्ष की दर चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ देखिए दोस्तों, CI इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, या आप ऐसे भी A बराबर भी निकाल सकते। देखिए मूलधन हो गया 10,101, समय हो गया 3 वर्ष और दर हो गया 9%, ठीक है। CI बराबर होता है दोस्तों P × 1 + R/100 × N - P कर देंगे, बस हो गया, हमारा निकल गया डायरेक्ट। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, 10,101 × 1 + R/100 पावर N/P। देखिए R का मान यहाँ पे रख देंगे दोस्तों, R का मान हो जाएगा 9 और N का मान होगा 3। देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा और रखेंगे दोस्तों, तो इतना आ जाएगा, हमें सॉल्व करके 13,081.09 में से मूलधन को घटा देंगे तो 30,80.09, 2980 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29.92 गुना 29.92 गुना 2.4 प्लस इतना इतना। तो देखिए दोस्तों, इसको गुना करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये दोनों को गुना करेंगे हम लोग, इन दोनों गुना करेंगे। तो देखिए दोस्तों, गुना करेंगे तो 71.860 होगा, फिर 95 से 76 हो जाएगा दोस्तों ये, और उसके बाद दोस्तों बाद में दोनों जोड़ देंगे तो 167.567 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 225 है, दो संख्या का लघुत्तम LCM 225 है और महत्तम समावर्तक उसी का 5 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए जब उनमें से एक संख्या 25 है। देखिए दोस्तों, 25 बराबर क्या करेंगे, 25 गुना x, एक को x मान लेंगे बराबर 225 गुना 5 करेंगे, ठीक है। 225 गुना 5 कर देते 25, ठीक है। 5 बचेगा, 5 से 5 को 20, उसके बाद 25 45 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के कारण एक 5 फीट के आदमी की छाया, 5 फीट के आदमी की छाया दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये 5 फीट हो जाएगा फ्रेंड्स। 5 फीट की छाया, 5 फीट के आदमी की छाया 4 फीट की होती है, छाया हो गया, छाया ये 4 फीट हो गया। तो जबकि आदमी के बगल में एक खंभे की छाया 36 फीट होती है दोस्तों। आदमी के बगल में एक खंभे की छाया, ये खंभा है दोस्तों, इसकी छाया दोस्तों ये 36 फीट होती है दोस्तों। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें दोस्तों, खंभे की ऊंचाई हमें ज्ञात करना। देखिए दोस्तों, 6 फीट 4 फीट एच फीट ये खंभे, ठीक है दोस्तों, ये खंभा हो गया दोस्तों जिसकी छाया 36 फीट है दोस्तों, 36 फीट। हमें ये हाइट बोला निकालने के लिए क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, ये दोनों समरूप हो जाएगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले करेंगे क्या, 6/4 कर लेंगे, 6/4। इसी प्रकार दोस्तों H/36 हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट कट जाएगा दोस्तों, 4 9 36 9 4 54, H बराबर 54 फीट हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। नेक्स्ट है नंबर, देखिए दोस्तों, ये जिस प्रकार ये संबंधित है फ्रेंड्स, उसी प्रकार ये भी संबंधित है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या है दोस्तों, सब 2-2 करके दोनों को उल्टा दे दोस्तों। जैसे GH को है तो HG, देखिए दोस्तों कहाँ पे दोस्तों, HG फर्स्टे को मार दीजिए दोस्तों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मेल खाता है दोस्तों। चना हो गया, चावल हो गया, सरसों हो गया, मूंगफली हो गया। सरसों, मूंगफली, चना, ये तीनों एक समूह का दोस्तों। देखिए चावल को छोड़कर अन्य सभी रबी की फसल है दोस्तों। मूंगफली हो गया, सरसों हो गया, मूंगफली, सरसों, चना,
एक है दोस्तों रबी फसल है दोस्तों। चावल छोड़कर सब और ये रबी फसल है। ये चावल दोस्तों हमारा क्या है दोस्तों, ये खरीफ फसल है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों देखिए 1744 62 53 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमें सब में। देखिए दोस्तों क्या हो रहा है 17 दूना 34 प्लस देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है 6 7 1 8 होगा, 4 4 8 होगा, 6 2 8 होगा, 5 3 8 होगा। इसमें से किस में जोड़कर 8 होगा दोस्तों 6 6 12, 6 2 8, 9 2 11, 6 3 9, ये 26 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें। नेक्स्ट है यदि 18 514 का अर्थ हेड होगा दोस्तों, ठीक है। सबका दोस्तों स्थानीय मान रख दिया। इसी प्रकार इतना का क्या होगा तो 3 क्या होता है दोस्तों सी हो गया, सी ए सी देखिए किस में है दोस्तों CAC, इसी को ठोक देते दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए हर्षिनी ने कहा दोस्तों, देखिए चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए हर्षिनी ने कहा कि वह नेहा की माँ दोस्तों, वह ये हर्षिनी जो है ना दोस्तों, ये हर्षिनी ऐसे नहीं होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स ये हर्षिनी हो गया दोस्तों। चित्र में एक लड़की को इशारा करते हुए हर्षिनी बोल रही है दोस्तों। हर्षिनी ने कहा कि वह नेहा की माँ दोस्तों, ये वह जो है दोस्तों वो नेहा की माँ है दोस्तों। ये नेहा की माँ हो गया, नेहा की माँ हो गया दोस्तों। जिसके पिता मेरे बेटे हैं। नेहा की माँ है जिसके पिता मेरे बेटे हैं दोस्तों, जिसके पिता मेरे बेटे हैं। तो नेहा का पिता यहाँ पे होगा पिता, नेहा का पिता यहाँ पे बोला नेहा के पिता मेरे बेटे हैं, मतलब हर्षिनी का बेटा है। तो इसका हो जाएगा हर्षिनी का बेटा हो जाएगा, हर्षिनी का बेटा हो जाएगा। तो हर्षिनी का चित्र में लड़की से क्या संबंध है? हर्षिनी कौन है दोस्तों? हर्षिनी उससे किस प्रकार संबंधित है दोस्तों? हर्षिनी की दोस्तों ये हो जाएगा, हर्षिनी का ये हो गया पिता, ये पुत्र चचेरा भाई, ये दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हर्षिनी की डी। इनमें से कोई नहीं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स हर्षिनी किस में हो जाएगा दोस्तों? हर्षिनी उस लड़की की सास है दोस्तों। हर्षिनी उस लड़की की सास हो जाएगा दोस्तों हर्षिनी। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें दोस्तों होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों हम अपने सेशन को देखिए फ्रेंड्स यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। और कल के सेशन में हम लोग करेंगे 5 सितंबर 2023 का है दोस्तों सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों सेशन अगर आप लोगों को यह पसंद आया दोस्तों सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।